नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राज जी के स्टडी पर। आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, इस चैनल पर नए राजस्थान की टोटल मिलाकर 13 सीरीजें अपलोड हो चुकी हैं। तो उसकी अगली कड़ी में हम आगे टेस्ट सीरीज नंबर 14 को सॉल्व करेंगे और प्रत्येक प्रश्न को पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर देना। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने वीडियो पर। नवीन राजस्थान टेस्ट सीरीज भाग 14। इसमें हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, राजस्थान का पहला आदर्श लवन पार्क किस जिले में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, डिडवाना कुचामन जिले में। डिडवाना कुचामन के कुचामन में एक जगह है नावा। इसी जगह पर राजस्थान का पहला आदर्श लवन पार्क, और ये राजस्थान का ही नहीं पूरे भारत का पहला आदर्श लवन पार्क है। और यहाँ पर राजस्थान सरकार ने किसकी स्थापना की है? राजस्थान सरकार ने 1960 में राजस्थान राज्य स्टेट केमिकल्स वर्क्स की स्थापना की गई है। यहाँ पर एक झील है जिसका क्या नाम है? डिडवाना झील, और ये खारे पानी की झील है। और यहाँ पर नमक का उत्पादन किया जाता है। देशवाल जाति के लोगों द्वारा डिडवाना झील में नमक का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और कौन सी विधि द्वारा किया जाता है? तो ब्राइन विधि द्वारा किया जाता है। और यहाँ पर इन्हीं लोगों की एक संस्था स्थित है जिनके द्वारा ये नमक का उत्पादन किया जाता है। और उस संस्था का क्या नाम है? तो उस संस्था का नाम है देवल। देशवाल लोगों की एक संस्था है देवल, जिसके द्वारा डिडवाना में ब्राइन विधि द्वारा नमक का उत्पादन किया जाता है। और ब्राइन विधि क्या है? ब्राइन विधि में क्या किया जाता है? क्यारियां बनाई जाती है और यहाँ पर पानी का वाष्पीकरण हो जाता है और उसी विधि द्वारा यहाँ पर नमक बनाया जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राजस्थान में गौरीबाई का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, डूंगरपुर जिले में स्थित है। गौरीबाई, जिसको वागड़ की मीरा के नाम से जाना जाता है, वागड़ की मीरा के साथ में इनको मीरा का अवतार माना जाता है। इसलिए इनको मीराबाई का अवतार माना जाता है क्योंकि जिस प्रकार मीराबाई ने कृष्ण भक्ति में अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, इन्होंने भी कृष्ण भक्ति में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। और डूंगरपुर में नागर ब्राह्मण के घर पे इनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था? 18वीं शताब्दी में, 1815 में इनका जन्म हुआ था। और जो राजस्थान की मीरा है उनका जन्म हुआ था 16वीं शताब्दी में। और इनके विवाह के, गौरीबाई के विवाह के 8 दिन बाद इनके पति की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद ये कृष्ण भक्ति में लीन हो जाती है। और ये सब कुछ देखते कौन देखते हैं? महारावल शिव सिंह जी, जो कि डूंगरपुर के राजा थे। महारावल शिव सिंह जी द्वारा इनको देखा जाता है कि ये कृष्ण भक्ति की दीवानी है। इसलिए महारावल शिव सिंह जी इनसे प्रभावित होकर 1838 में एक मंदिर का निर्माण करवाते हैं। इसी का नाम है गौरीबाई का मंदिर। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस झील से निकलने के बाद आयर नदी का नाम बेड़च हो जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, उदय सागर झील। उदय सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा उदय सिंह जी ने। उदय सिंह जी ने 1559 में जब उदयपुर की स्थापना की थी, उसी टाइम पर इस झील का निर्माण करवाया था। और इसी झील से निकलने के बाद जो आयर नदी है उसका नाम क्या पड़ जाता है? तो इसका नाम पड़ जाता है बेड़च। ठीक है, अब बेड़च नदी के बारे में पढ़ लेते हैं हम। बेड़च नदी का जो उद्गम स्थान है वो कहां से है? गोगुंदा की पहाड़ियों से। ठीक है, गोगुंदा के उत्तर से निकलती है बेड़च नदी। तो दक्षिण से कौन सी नदी निकलती है? साबरमती नदी। साबरमती नदी और बेड़च नदी दोनों का उद्गम स्थान है गोगुंदा की पहाड़ियां। और अगर पूछ लिया जाए कि कौन से पठार से बेड़च नदी का उद्गम स्थान है या साबरमती नदी का उद्गम स्थान है, तो उसका आंसर हो जाएगा भोराट का पठार। भोराट के पठार से और गोगुंदा की पहाड़ियों से बेड़च नदी और साबरमती नदी का उद्गम स्थान है। तो हम बात कर लेते हैं बेड़च नदी की। गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलकर उदयपुर के आहड़ से होते हुए ये जाती है चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ से होते हुए ये जाती है भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा में मांडलगढ़ के पास बिंगोद गांव है, वहां पर जाके ये किस में मिलती है? तो बनास में मिल जाती है। किस में मिल जाती है? बनास में मिल जाती है। कहां पर? भीलवाड़ा के मांडलगढ़ के बिंगोद में। और यहाँ पर त्रिवेणी संगम होता है। किन किन नदियों का होता है? एक तो हो गई बनास, एक हो गई बेड़च और एक हो गई मैनाल। इसकी शॉर्ट फॉर्म BBM, बनास, बेड़च और मैनाल। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं आप। ठीक है, अब ये बेड़च नदी बिंगोद में जाके मिल जाती है, लेकिन बीच में ये चित्तौड़ से होकर गुजरती है। और चित्तौड़गढ़ से होकर गुजरती है तो इसमें एक सहायक नदी है इसकी। किसकी? बेड़च की एक सहायक नदी मिलती है जिसका नाम है गंभीरी। ठीक है, गंभीरी और बेड़च नदी का जहां पर संगम होता है वहां पर क्या स्थित है? मैसा की डूंगरी।
और मेसा की डूंगरी पर कौन सा किला स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ का किला। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है कि चित्तौड़गढ़ का किला कौन कौन सी नदियों के संगम पर बना हुआ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेड़च और गंभीरी नदी के संगम पर बना हुआ है। इसी के साथ ही जो बेड़च नदी है उसकी एक सहायक नदी तो होगी गंभीरी, दूसरी होगी गुजरी और तीसरी होगी ओराई। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान में किस स्थान का अन्नकूट महोत्सव लोकप्रिय है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, श्रीनाथ मंदिर राजसमंद। और यहाँ पर जो अन्नकूट का महोत्सव मनाया जाता है वो आदिवासी परंपरा के अकॉर्डिंग मनाया जाता है। आदिवासियों द्वारा यहाँ पर जो भगवान को भोग लगाया जाता है उसको रात्रि में आकर चुरा लिया जाता है। ठीक है, साथ में यहाँ पर गोवर्धन पूजा भी होती है उसी दिन, और गोवर्धन पूजा के दिन यहाँ पर अनगिनत गायों को मंदिर में लाया जाता है और बाहर निकाला जाता है। कहाँ पर होती है? तो श्रीनाथ मंदिर में। और राजस्थान में अन्नकूट महोत्सव कहाँ का लोकप्रिय है? तो श्रीनाथ मंदिर राजसमंद। इस मंदिर का निर्माण औरंगजेब के शासनकाल में किसने करवाया था? महाराणा राज सिंह जी ने करवाया था। और कब करवाया था? तो 1671 में। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान में पूर्व से लेकर पश्चिम तक का विस्तार कितना किलोमीटर है? इसका आंसर हो जाएगा 869 किलोमीटर। पूर्व से लेकर पश्चिम तक का विस्तार कितना हो गया? 869 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है इसका? तो उत्तर से दक्षिण का विस्तार है 826 किलोमीटर। और 869 और 826 के बीच का जो अंतराल है वो कितना है? 43 किलोमीटर। अगर प्रश्न आ जाता है कि राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में कितना अंतराल है, तो इसका आंसर हो जाएगा 43 किलोमीटर का अंतराल है। अब राजस्थान की जो आकृति है वो विषम कोणीय चतुर्भुज है। कैसी आकृति है? विषम कोणीय चतुर्भुज, इस प्रकार की आकृति है। तो यहाँ पर विकर्ण भी बनेंगे। तो कौन कौन से विकर्ण बनेंगे? उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। एक विकर्ण ये बनेगा और एक विकर्ण ये बनेगा। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम में आ गया रेगिस्तान और दक्षिण पूर्व में आ गया कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, राजस्थान का पठारी भाग। पठारी भाग और जो रेगिस्तान को मिलाने वाला विकर्ण है उसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो उसकी लंबाई है 850 किलोमीटर। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ जाने वाला विकर्ण जो अरावली की दिशा है, यहां से क्या चलती है? अरावली चलती है। वो कितना किलोमीटर है? तो वो है 784 किलोमीटर। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो राजस्थान को टोटल मिलाकर 4 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से भाग है वो? पहला हो गया अरावली, पठारी भाग, तीसरा हो गया मैदानी भाग और चौथा हो गया रेगिस्तानी भाग। अब ये अरावली और पठारी भाग है वो किसके अवशेष हैं? तो ये हैं गोंडवाना लैंड के अवशेष। उसके बाद हम देखें कि जो मैदानी भाग और रेगिस्तानी भाग है वो किसके अवशेष है? तो तैथिस सागर के अवशेष है। किसके अवशेष है? तैथिस सागर के अवशेष है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बाटाडू का कुआं किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बालोतरा जिले में स्थित है। और पहले ये बाड़मेर जिले में पड़ता था। बालोतरा जिले के बायतू तहसील में, बालोतरा जिले के बायतू तहसील के बाटाडू गांव में स्थित है बाटाडू का कुआं। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो एक सीणधरी के रावल थे। सीणधरी के रावल थे जिनका क्या नाम था? गुलाब सिंह जी। गुलाब सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था और संगमरमर के पत्थरों द्वारा करवाया था। और ये जो कुआं बना हुआ है संगमरमर के पत्थरों द्वारा बना हुआ है। और इसको क्या कहा जाता है? तो इसको रेगिस्तान का जल महल के नाम से जाना जाता है। और रेगिस्तान के जल महल के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि 1947 में अकाल पड़ा था और इस एरिया में 40 से 50 किलोमीटर तक कोई भी कुआं नहीं था, पानी का कोई भी स्रोत नहीं था। तब इसका निर्माण करवाया था गुलाब सिंह जी ने। गुलाब सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था और इसी कारण इसको रेगिस्तान का जल महल के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान जन आधार योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? इसका आंसर हो जाएगा बी, 2019 में जन आधार योजना चालू की गई थी। कांग्रेस सरकार द्वारा इसका आरंभ किया गया था। और कब किया गया था? 18/12/2019, 18 दिसंबर 2019 को जन आधार योजना प्रारंभ की गई थी। ठीक है, तो इसमें मुखिया किसको बनाया गया है? महिला को। और इसमें पूरे परिवार के सदस्यों के नाम जुड़े हुए होते हैं। और ये जो जन आधार है उससे महिला का बैंक अकाउंट और फोन नंबर ऐड होता है। जो भी विभाग है, कृषि विभाग है, चाहे राजस्व विभाग है, चाहे वित्त विभाग, किसी भी तरह का जो लाभ मिलता था वो डायरेक्टली इनके खाते में आ जाता था। और आधार कार्ड जो अभी हमारा चल रहा है इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 2010 में। और कहां से हुई थी? तो महाराष्ट्र से।
29 सितंबर 2010 को पहला आधार कार्ड बना था। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो राजस्थान जन आधार योजना किस वर्ष आरंभ की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 2019 में। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। भूरिया बाबा एवं खोड़िया बाबा का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बाड़मेर जिले में स्थित है। बाड़मेर का पुराना नाम क्या था? मालानी। मल्लीनाथ जी के नाम से इसका नाम पड़ा था मालानी। और बाड़मेर की भौगोलिक स्थिति देखें तो इसके उत्तर पश्चिम में स्थित है रेगिस्तान, बालू का स्तूप युक्त रेगिस्तान स्थित है। बाड़मेर का जो दक्षिण पूर्वी भाग है वहां पर स्थित है लूनी का मैदान, और यहीं से बालोतरा जिले को अलग कर लिया गया है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसके अलावा जो बाड़मेर जिला है वहां की एक जगह है जिसका नाम है गडरा। गडरा क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पर IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना का कहां पर? बाड़मेर के गडरा रोड तक। जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है उसका अंतिम बिंदु कहां पर है? तो बाड़मेर का गडरा रोड। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वह जिला कौन सा है जो पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है और गुजरात के साथ अंतरराज्यीय सीमा बनाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, बाड़मेर जिला। बाड़मेर जिला पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है और गुजरात के साथ अंतरराज्य सीमा बनाता है। उसके अलावा एक और जिला है राजस्थान का जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य सीमा बनाता है, और उसका नाम है श्री गंगानगर। गंगानगर जो जिला है वो पंजाब के साथ अंतरराज्य सीमा बनाता है और पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसके अलावा हम बात करें बाड़मेर की, तो बाड़मेर जो जिला है वो कौन कौन से जिलों के साथ सीमा बनाता है राजस्थान में? तो वो है जैसलमेर, दूसरा हो गया बालोतरा जिसको अलग किया गया है बाड़मेर से ही, और तीसरा जिला कौन सा है? ये है सांचौर जिसको जालोर से अलग कर नया जिला बनाया है। जैसलमेर, बालोतरा और जो सांचौर जिला है वो बाड़मेर जिले के साथ सीमा बनाता है, और जो बाड़मेर जिला है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, अंतरराज्यीय सीमा बनाता है गुजरात के साथ। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। जैसलमेर और बाड़मेर, जैसलमेर के मोहनगढ़ से लगाकर बाड़मेर की शिव तहसील, जो जैसलमेर बाड़मेर का बॉर्डर है, मोहनगढ़ से लगाकर वहां तक भूगर्भीय जल की पट्टी है जिसको किस नाम से जाना जाता है? लाठी सीरीज के नाम से, जो लगभग 86 किलोमीटर की है। और ये जो भूगर्भीय जल की पट्टी है वहां से पानी को अवशोषित कर एक घास उगती है जिसका क्या नाम है? सेवण घास। और सेवण घास में घोड़ावन अंडे देता है। घोड़ावन यहाँ पर पाया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर एक सांप पाया जाता है जिसका नाम है पीवना। इसको राजस्थानी भाषा में पीवना कहते हैं, लेकिन इसको कोबरा के नाम से जाना जाता है। जो भूगर्भीय जल की पट्टी है 86 किलोमीटर की, वहां पर सेवण घास पाई जाती है। सेवण घास में घोड़ावन है वो अंडे देता है। उसके अलावा यहाँ पर पीवना सांप पाया जाता है। और यहाँ पर एक पार्क स्थित है जिसका नाम है आकलवुड फॉसिल्स पार्क। यहाँ पर जुरासिक काल के लकड़ी के अवशेष पाए गए। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके अलावा हम देखें तो जैसलमेर और बाड़मेर टोटल इलाका है रेगिस्तानी, इसलिए यहाँ पर एक उद्यान बनाया गया है। यह एक नाम मात्र उद्यान है जिसको किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय मरु उद्यान। ये सिर्फ नाम मात्र उद्यान है। वैसे देखा जाए तो राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, ठीक है, लेकिन इसको राष्ट्रीय मरु उद्यान के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पर फैला हुआ है? तो बाड़मेर और जैसलमेर में फैला हुआ है। और ये किस लिए विख्यात है? तो घोड़ावन के लिए विख्यात है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से अंतर्वर्ती जिला कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सवाई माधोपुर, नीमका थाना, सांचौर या सलूम्बर। अब जो सवाई माधोपुर है वो किसके साथ सीमा बनाता है? ये सीमा बनाता है MP के साथ। और जो नीमका थाना है वो हरियाणा के साथ सीमा बनाता है। और जो सांचौर है वो किसके साथ सीमा बनाता है? तो गुजरात के साथ सीमा बनाता है। लेकिन जो सलूम्बर जिला है वो अंतर्वर्ती जिला है। को किससे अलग कर बनाया गया है? उदयपुर जिले से अलग कर बनाया गया है। और ये अंतर्वर्ती जिला है जो किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता है, लेकिन ये जिलों के साथ सीमा बनाता है अपने राजस्थान के। और वो कौन कौन से जिले हैं? पहला हो गया उदयपुर, दूसरा हो गया डूंगरपुर, तीसरा हो गया चित्तौड़गढ़ और चौथा हो गया प्रतापगढ़। ये 4 जिलों के साथ सलूम्बर जिला सीमा बनाता है और ये अंतर्वर्ती जिला है। लेकिन जो चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ है ये MP के साथ सीमा बनाते हैं। और जो उदयपुर और डूंगरपुर है वो किसके साथ सीमा बनाते हैं? तो गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो अंतर्वर्ती जिला कौन सा है इसमें से? सलूम्बर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी जो दाईं ओर से आकर मिलती है वह है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा A, जोजड़ी नदी। इसका उद्गम स्थान कहां से है? जोजड़ी नदी का उद्गम स्थान है नागौर के
मेड़ता के पाडलू गांव से। मेड़ता के दक्षिण में स्थित है पाडलू गांव, वहीं से इसका उद्गम स्थान। ये आकर मिलती है किसमें? लूनी नदी में। और एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो दाईं ओर से आकर मिलती है। अब लूनी नदी के बारे में थोड़ी चीजें जान लेते हैं। लूनी नदी का उद्गम स्थान कहां से? तो अजमेर की नाग की पहाड़ियों से। नाग की पहाड़ियों में 2 झीलें स्थित है। कौन कौन सी झील है? पुष्कर झील और आना सागर झील। पुष्कर झील से एक धारा निकलती है जिसको किस नाम से जानते हैं? सरस्वती। आना सागर झील से एक धारा निकलती है जिसको सागरमती के नाम से जानते हैं। सरस्वती और सागरवती दोनों धाराएं एक जगह पर मिलती है। वो कहां पर मिलती है? गोविंदगढ़। गोविंदगढ़ में सरस्वती और सागरमती दोनों धाराएं मिल जाती है और इसी जगह से इसका नाम पड़ जाता है लूनी। अब ये लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र हम देख लेते हैं। पहले तो अजमेर से निकलती है, गोविंदगढ़ में मिल जाती है, ठीक है। अजमेर से होकर ये जाती है डीडवाना कुचामन में, ठीक है। डीडवाना कुचामन से होते हुए नागौर, नागौर से होते हुए जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण से होते हुए बालोतरा, और बालोतरा से होते हुए पाली, और पाली से होते हुए ये जाती है सांचौर में, और सांचौर से होते हुए ये जाती है कच्छ के रण में, और ये वहां पर जाकर विलुप्त हो जाती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाए कि अरब सागरीय नदियों में राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? उसका आंसर हो जाएगा लूनी नदी। और कच्छ के रण में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है लूनी नदी। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो लूनी नदी की सहायक नदी जो दाईं ओर से मिलती है एकमात्र, उसका नाम हो जाएगा जोजड़ी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, भजनलाल जी शर्मा। और ये राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री बने? ये राजस्थान के बने 14वें मुख्यमंत्री। और व्यक्ति के हिसाब से देखा जाए तो ये बने हैं 23वें मुख्यमंत्री। और इन्होंने 16वीं विधानसभा का चुनाव लड़ा था। और कहां से लड़ा था? सांगानेर विधानसभा से 16वीं विधानसभा का इन्होंने चुनाव लड़ा था, और ये वहां से एमएलए बने थे। और 15 दिसंबर 2023 को इन्होंने एमएलए की शपथ ली थी। उसके बाद ये मुख्यमंत्री बने। उप मुख्यमंत्री कौन कौन है? तो उप मुख्यमंत्री हैं दिया कुमारी, और एक है प्रेमचंद बेरवा। दिया कुमारी ने राजसमंद से चुनाव लड़ा था, और जो प्रेमचंद बेरवा है उन्होंने कहां से लड़ा था? दूदू से। ये दोनों उप मुख्यमंत्री हैं। दिया कुमारी है वो लोकसभा सांसद भी हैं वर्तमान में, और साथ में दिया कुमारी जयपुर की राजकुमारी है। किनकी पुत्री है? ये सवाई सिंह जी की पुत्री है, और वर्तमान में उप मुख्यमंत्री के पद पर है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और जो प्रेमचंद बेरवा है उन्होंने दूदू से चुनाव लड़ा था, और वर्तमान में ये उप मुख्यमंत्री के पद पर हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नाना कराब क्षेत्र एवं डेगाना क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा डी, टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। और जो नाना कराब क्षेत्र और डेगाना क्षेत्र है वो राजस्थान ही नहीं पूरे भारत में प्रसिद्ध है। भारत की एकमात्र टंगस्टन की सबसे बड़ी खान है। कहां पर? नागौर में। नागौर का नाना कराब और डेगाना क्षेत्र टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है, जो पूरे भारत में प्रसिद्ध है। और ये राजस्थान की नहीं पूरे भारत की सबसे बड़ी खान है। किसकी? टंगस्टन की। उसके अलावा हम बात करें जिप्सम की। फर्स्ट बात तो ये क्षारीय भूमि को सुधारता है, इससे उर्वरक का निर्माण किया जाता है, ठीक है। और राजस्थान का जिप्सम उत्पादन में भी पूरे भारत में पहला स्थान है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं रॉक फास्फेट की। रॉक फास्फेट सर्वाधिक कहां पर निकलता है? राजस्थान का पहला स्थान है। फर्स्ट बात तो ये होगी। और ये सिरोही के माउंट आबू में सर्वाधिक निकलता है, और ये एक प्रकार का उच्च गलनांक का धातु है। और इसका उपयोग कहां पर किया जाता है? तो विद्युत सामान को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? रॉक फास्फेट का। इमारती पत्थर की बात करें हम तो ये सर्वाधिक निकलता है ये जोधपुर ग्रामीण में। कौन सा पत्थर निकलता है? तो बादामी रंग का, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान के 3 ठिकानों में एक निमराना ठिकाना वर्तमान में किस जिले में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा कोटपुतली बहरोड में। ये पहले किसका हिस्सा था? तो अलवर जिले का हिस्सा था, ठीक है। वर्तमान में इसको कोटपुतली बहरोड में ले लिया गया है, ठीक है। कोटपुतली बहरोड की ये तहसील है और उपखंड है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसके अलावा स्वतंत्रता से पूर्व ये मत्स्य संघ का भाग था। किसका था? मत्स्य संघ का भाग था, जिसको राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था इसके प्रथम चरण में इसका एकीकरण किसका? निमराना का। ये चीज आपको ध्यान में रखनी। कोटपुतली बहरोड में स्थित है। जो राजस्थान की सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय इकाइयां हैं वो कहां पर स्थित है? तो निमराना में स्थित है। उसके अलावा यहां पर क्या स्थित है? राज्य का तीसरा
निर्यातक औद्योगिक संवर्धन पार्क स्थित है? कहां पर स्थित है? तो निमराना में। और ऐसा पूछ लिया जाए कि राज्य का पहला निर्यातक औद्योगिक संवर्धन पार्क कहां पर स्थित है? तो वो स्थित है जोधपुर में। जोधपुर में कहां पर? बोरा नाड़ा में। दूसरा कहां पर स्थित है? दूसरा स्थित है जयपुर में। और जयपुर में कहां पर? सीतारामपुरा। पहला स्थित है जोधपुर के बोरनाड़ा में, दूसरा स्थित है जयपुर के सीतारामपुरा में, और तीसरा कहां पर स्थित है? तो तीसरा स्थित है कोटपुतली बहरोड के निमराना में। और जो निमराना है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो स्लेटी पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान का ऐसा दुर्ग जिसका निर्माण स्वतंत्रता के बाद में हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, मोहनगढ़ दुर्ग। और ये कहां पर स्थित है? जैसलमेर में। जो मोहनगढ़ दुर्ग है उसका निर्माण 1929 से स्टार्ट किया गया था और ये चला था 1947 के बाद तक। इसीलिए इसको राजस्थान का ही नहीं पूरे भारत का सबसे जवान दुर्ग के नाम से जाना जाता है। ऐसा दुर्ग है जो राजस्थान का ही नहीं भारत में सबसे नया दुर्ग है और सबसे अंतिम दुर्ग है, अंतिम किला। इसका निर्माण करवाया था महारावल जवाहर सिंह जी ने, और जवाहर सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था इनके पुत्र हुकुम सिंह जी के लिए। और जो इसकी नींव रखी थी 1929 में वो रखी थी गिरधर सिंह जी ने। जवाहर सिंह जी ने इनके पुत्र हुकुम सिंह जी के लिए इसका निर्माण करवाया था और जो इसकी नींव रखी थी वो कुंवर गिरधर सिंह जी ने रखी थी। और राजस्थान का ही नहीं भारत का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो अंतिम दुर्ग के नाम से जाना जाता है और इसको जवान दुर्ग के नाम से जाना जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान में भृतहरि का आश्रम कहां पर स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा खेरथल तिजारा में। पहले आता था अलवर में। इसी जगह राजस्थान का सबसे बड़ा गुंबद स्थित है। खेरथल तिजारा में जो भृतहरि का आश्रम है यहीं पर राजस्थान का सबसे बड़ा गुंबद स्थित है। इसका निर्माण कराया था 1761 में मराठों ने करवाया था, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 240 फीट। 240 फीट ऊंचे गुंबद का निर्माण मराठों ने करवाया था। ठीक है, और ये वास्तुशिल्प के लिए जाना जाता है। वो भारत के सबसे ऊंचे गुंबदों में एक गुंबद है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो राजस्थान में भृतहरि का आश्रम कहां पर स्थित है? तो खेरथल तिजारा में स्थित। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और यहां पर शंकरगढ़ आश्रम स्थित है। इसी जगह पर जहां पर भृतहरि का आश्रम है वहां पर शंकरगढ़ आश्रम भी स्थित है, जहां पर चमत्कारी शिवलिंग है। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। घोड़ावन पक्षी के लिए प्रसिद्ध सांकलिया गांव कहां पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा केकड़ी में। जो सांकलिया गांव है पहले आता था अजमेर में, अब केकड़ी में आ गया है। और केकड़ी में भी कहां पर? केकड़ी के भिणाए में। यहां पर सर्वाधिक घोड़ावन पाए जाते हैं और पूरी दुनिया में अभी तक 200 घोड़ावन बचे हुए हैं। इसीलिए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत 2022-23 के बजट में इन्होंने हैचिंग सेंटर की घोषणा की थी। और हैचिंग सेंटर मतलब घोड़ावन पक्षी के जो अंडे हैं उनको सेने के लिए, उनको बचाने के लिए और घोड़ावन पक्षी की मात्रा को बढ़ाने के लिए हैचिंग सेंटर पूरे राजस्थान जगह जगह पर बनाए जाएंगे। ये इन्होंने बजट में घोषणा की थी। तो घोड़ावन पक्षी के लिए प्रसिद्ध सांकलिया गांव कहां पर स्थित है? तो केकड़ी में। केकड़ी में भी कहां पर? तो बिणाम में। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान के किस संभाग से होकर कर्क रेखा गुजरती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा संभाग। बांसवाड़ा जो संभाग है वो नवनिर्मित संभाग है। अगर बांसवाड़ा संभाग नहीं बना होता और ये पूछ लिया जाता कि कौन से संभाग से होकर गुजरती है, तो इसका आंसर पहले होता उदयपुर। लेकिन वर्तमान में बांसवाड़ा को अलग कर कर नया संभाग घोषित किया गया है। इसमें आते हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, 3 जिले आते हैं। और इन 3 जिलों में से बांसवाड़ा जो जिला है उसके तलवाड़ा से, बांसवाड़ा जिले के तलवाड़ा एक गांव है, वहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और टोटल मिला के जो बांसवाड़ा जिला है वहां से 26 किलोमीटर की कर्क रेखा गुजरती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और ये जो रेखा है भारत में कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है ये भी हम देख लेते हैं। सबसे पहला तो हो गया गुजरात, दूसरा हो गया राजस्थान, तीसरा हो गया MP, चौथा हो गया छत्तीसगढ़, पांचवा हो गया झारखंड, छठा हो गया पश्चिम बंगाल, सातवां हो गया त्रिपुरा और आठवां हो गया मिजोरम। जो कर्क रेखा है वो भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है और 8 राज्यों में हमारा राजस्थान भी आता है। और राजस्थान के बांसवाड़ा संभाग के बांसवाड़ा जिले के तलवाड़ा से होकर गुजरती है। और टोटल मिलाकर राजस्थान से 26 किलोमीटर की कर्क रेखा गुजरती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। राजस्थान में एक नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी है? माही नदी, जिसको क्या कहा जाता है?
वागड़ की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, कांठल की गंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा संभाग। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सफेद मार्बल के लिए प्रसिद्ध मकराना किस जिले में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा सी, डिडवाना कुचामन जिले में स्थित है। पहले जो मकराना है वो नागौर जिले में आता था। डिडवाना कुचामन में भी कुचामन में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? डिडवाना कुचामन के कुचामन में स्थित है मकराना। और यहाँ का सफेद मार्बल विश्वविख्यात है। और इसी सफेद मार्बल से ताजमहल का निर्माण करवाया गया, विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण करवाया गया। और जो यहाँ के लोग हैं उनका प्रमुख व्यवसाय है कौन सा? सफेद मार्बल को निकालना और बेचना। उसी के साथ में पीले पत्थरों के लिए जैसलमेर जाना जाता है, लाल पत्थरों के लिए धौलपुर और करौली जाना जाता है। उसी प्रकार जो जालोर है वो ग्रेनाइट के लिए, मतलब गुलाबी पत्थर का यहाँ पर ग्रेनाइट निकलता है। उसी प्रकार उदयपुर है वो हरे पत्थर के लिए जाना जाता है, हरा मार्बल निकलता है यहाँ पर। सतरंगी मार्बल पाली जाना जाता है। 7 रंगों का मार्बल निकलता है। कहाँ पर निकलता है? तो पाली में निकलता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मेहाजी मांगलिया का मंदिर राजस्थान में किस जिले में स्थित है? पहले ये आता था जोधपुर में और वर्तमान में आता है फलोदी में। जोधपुर से अलग कर फलोदी बनाया गया। जोधपुर के 3 भाग हो गए, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण और फलोदी। तो वर्तमान में जो मेहाजी मांगलिया है उनका मंदिर स्थित है फलोदी में। और आपको पता ही होगा कि राजस्थान में 5 पीर है। कौन कौन से पीर है? सबसे बड़े हैं रामदेव जी, दूसरे हैं गोगा जी, तीसरे हैं पाबू जी, चौथे हैं मांगलिया मेहा जी और 5वें हैं हड़बू जी। इसमें से जो रामदेव जी इनको पीरों के पीर नाम से जाना जाता है। जो मांगलिया मेहा जी थे वो कामड़िया पंथ के दीक्षित थे। और कामड़िया पंथ किससे जुड़ा हुआ है? तो कामड़िया पंथ जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है? रामदेव जी से। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। मांगलिया मेहा जी जैसलमेर की फौज से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। और जैसलमेर की जो फौज थी वो रणंगदे भाटी की फौज थी। रणंगदे भाटी की फौज में ये लड़ते हुए शहीद हुए थे। ठीक है। और इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कहां पर स्थित है? तो बापड़ी। और बापड़ी कहां पर स्थित है? तो वर्तमान में फलोदी जिले में आ गया है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों ये थे नए राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।